जय हिंद जय बिहार। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ज्योग्राफी में दे रहे हैं, इसे एकदम याद कर लेंगे। जमालपुर में किस चीज़ का वर्कशॉप है और क्यों प्रसिद्ध है? जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है। यह अपेक्षाकृत बहुत बड़ा है। यहाँ डीजल इंजन का काम होता है। इसके अलावा भी जमालपुर इसलिए प्रसिद्ध है कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप 1875 में स्थापित हुआ था, जिसमें 10,000 श्रमिक कार्यरत थे। यह न केवल भारत में बल्कि एशिया का पहला वर्कशॉप था। यहाँ रेलगाड़ी संबंधित अनेक मरम्मती किए जाते हैं। तो इस तरह से पता चलता है कि जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर है। वर्कशॉप 1875 में हुआ था। यह एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है। मुंगेर में कौन कौन से उद्योग विकसित हैं, वर्णन कीजिए। मुंगेर में जो भी उद्योग है वे सब अंग्रेजों के ज़माने से ही स्थापित किए गए थे। सिगरेट का कारखाना बहुत प्रसिद्ध है। मुंगेर में सिगरेट का कारखाना बहुत प्रसिद्ध है, जो इम्पेरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है। अंग्रेजों के ज़माने में ही यहाँ बंदूक का कारखाना खुला था। जब से देश भर में बंदूक भेजी जाती है, जो मुंगेर में बनता है का बंदूक, वो सब विदेश में भी, यहाँ अपने देश में भी भेजा जाता है और यहाँ देश भर में बंदूक भेजी जाती है। तो मुंगेर में बना हुआ जो बंदूक है वो पूरे देश में सप्लाई होता है। ये सरकार का होता है। लेकिन आज की स्थिति में यह है कि यह कारखाना अवनति की ओर अग्रसर है। सिगरेट कारखाने की स्थिति भी कोई अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। कारण यह है कि श्रमिकों के असहयोग तथा श्रमिक नेताओं का विफलता। देखिए, आर्म्स रखने के लिए सबसे पहले लाइसेंस चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत ढंग से आर्म्स रखे हुए तो उस पर कानूनी मुकदमा चलेगा। आर्म्स एक्ट के तहत कम से कम 6 महीना का कारावास हो सकता है। तो इसलिए देखना है, ये तो मेन हम पढ़ने के लिए बता रहे हैं कि मुंगेर में सिगरेट का और बंदूक का कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है? बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में प्राचीन काल से ही योगदान रहा है। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि बिहार के सभी बड़े औद्योगिक शहर गंगा तट पर अवस्थित हैं। पटना एक ऐसा स्थान है जहां अनेक नदियों का संगम है। उत्तर से घाघरा तथा गंडक, दक्षिणी से पुनपुन तथा सोन नदियों का मिलन स्थल पटना ही है। इस कारण सर्वत्र के व्यापारी अपने वस्तुओं के साथ यहाँ आते थे और खरीद बिक्री करते थे। अब परिवहन में नदियों का महत्व कम हो गया है, लेकिन गंगा आज भी उतने परिवहन के महत्व बनाए हुए है। कोलकाता से इलाहाबाद तक जहाज चलने में लगे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह होता है कि इसके मरम्मती खर्च में कोई भी चीज़, मतलब रोड सड़क निर्माण तो है नहीं कि इस पर अलग से खर्च होंगे। तो नदियों का जो यातायात होता है वो बहुत सुगम होता है। जहाज से आना जाना बिना बाधा, बिना दुर्घटना के ये चलते रहते हैं। बिहार के जल मार्ग पर अपना विचार दें। चूँकि बिहार को समुद्र से कोई संपर्क नहीं है, फिर भी नदियों में बड़ी बड़ी नावें चलाकर व्यापारिक वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। अब चूँकि नदियों में अवसाद हो गया, अवसाद जो बरसात के दिनों में होते हैं कि नदियों में मिट्टी भी चला जाता है, बालू भी चला जाता है, तो मिट्टी का जो स्तर ऊपर से पड़ जाता है। अवसाद का मतलब होता है दुख। तो दुख का सबसे बड़ा यही कारण है कि जो मिट्टियां हैं गंगा जी में, मिट्टी का स्तर जो पड़ जाता है तो उससे पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होता है। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसकी सफाई करवानी चाहिए। तभी नदियों में पानी रहेगा, जलस्तर बने रहेंगे, वाष्पीकरण होगा, बादलें आएंगी, वर्षा होंगे। लेकिन आज तो गति ये है कि कहीं कहीं गंगा जी सूख रहे हैं। कम नावों का संचालन हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु में जल की कमी के कारण लगभग नावों का संचालन बंद हो जाता है। स्थानीय तौर पर आर पार जाने के लिए नावों का संचालन भर भी होते रहता है। अब गंगा तथा कई नदियों पुल बन चुके हैं, से बहुत ऐसे हैं जहां पर इसका उपयोगिता समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी जहाँ पुल बनाए जाते हैं वहाँ छोटे छोटे ऐसे निकलने के जगह जहाज का होते हैं जिससे हम यातायात व्यवस्था को बनाए रखेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम पहले नदियों की सफाई करें, उसके अवसाद को ख़त्म करें, ताकि उस पर पानी सोखने की क्षमता रहे और सालों भर नदियों में जल बरकरार रहे। उसकी सफाई करवा देने से ऐसा हो सकता है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिले का नाम लिखिए। बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिले का नाम है
पटना 1, दरभंगा 2, वैशाली 3, बेगूसराय 4, सीतामढ़ी, सारण तथा सीवान। बिहार में अत्यंत कम घनत्व वाले कौन जिले हैं? पश्चिमी चंपारण, बांका, जमुई और कैमूर। बिहार की जनसंख्या के आकार को बताइए। बिहार की जनसंख्या का आकार सर्वत्र समान नहीं है। कहीं या किसी जिले में जनघनत्व बहुत अधिक है तो कहीं या किसी जिले में जनघनत्व बहुत कम है। इस कारण हम बिहार की संख्या के आकार को सामान्यतः नहीं कहकर असामान्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या सभी जगह समान नहीं है, क्यों? यह सही है कि बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है। इसका प्रमुख कारण है जमीन की बनावट एवं जीवन यापन के साधनों की उपलब्धि। जहाँ की मिट्टी जलोढ़ है और भौम जलस्तर निकट ही है, वहाँ की जनसंख्या घनी है। इसके विपरीत स्थानों पर जनसंख्या विरल है। नगरों में आय के साधन अधिक हैं अतः जनसंख्या घनी है, वरना जहाँ ऐसी असुविधा नहीं हो वहाँ जनघनत्व विरल होगा। जहाँ शहर के तरफ आए, उद्योग धंधे मिले, काम मिले, रोजगार के साधन मिले तो सभी लोगों शहर के तरफ बसने लगे ताकि अपनी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा उन्हें उपलब्ध हो जाता है। इसी कारण शहरों में ज़्यादातर लोग आकर रहने लगते हैं। इसीलिए सभी जगह पर जनसंख्या समान नहीं है। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? समुद्र की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों को दर्शाने के लिए समुद्र की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों को दर्शाने के लिए छोटे बड़े घेरा बनाते हैं। जो रेखाएं खींची जाती है उसे समोच्च रेखा कहते हैं। समुद्र की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों को दर्शाने के लिए छोटे बड़े घेरा बनाए जाते हैं। जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें समोच्च रेखा कहते हैं। रेखाएं खींचने के पहले सर्वेक्षण कर लेना आवश्यक है ताकि ऊंचाई सही स्पष्ट हो सके। रेखाओं में सटे ऊंचाई का मान अंकित कर दिया जाता है। मानचित्र में इसे अंकों से न दर्शाकर बादामी रंग से दर्शाते हैं। रंग को गाढ़ा और हल्का कर ढाल और समतल भूमि को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्तर रंजन क्या है? अस्तर रंजन मानचित्र पर वन, कृषि भूमि, समुद्र जल आदि को दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। रंगने की इस क्रिया को अस्तर रंजन कहा जाता है। फिर से देखिए, मानचित्रों पर वन, कृषि भूमि, समुद्र जल आदि को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है। रंगने की इसी क्रिया को अस्तर रंजन कहते हैं। विभिन्न आभाओं द्वारा उच्चावन प्रदर्शन का एक मानक निश्चित है। उस मानक के अनुसार ही रंजन किया जाता है यानी रंगा जाता है। आपने एटलस में देखा होगा कि समुद्र को नीले रंग से, मैदान को हरा रंग से और पहाड़ी को हल्का बादामी रंग से, हल्का कथई तथा बर्फ से ढके हुए क्षेत्र को उजला रंग से दर्शाया जाता है। आपदा क्या है? जिन किन्हीं कारणों से मनुष्य और जीव जंतु संकट में पड़ते हैं उन कारणों को आपदा कहते हैं। जिन किन्हीं कारणों से मनुष्य और जीव जंतु संकट में पड़ते हैं उन कारणों को आपदा कहते हैं। आपदा कहीं भी और कभी भी प्रकट हो सकती है। आपदाओं से लोग इस कारण संकट में पड़ जाते हैं क्योंकि आपदा सूचना देकर नहीं आती। आपदा से बचने का प्रयास करना चाहिए। बचाव का काम व्यक्तिगत नहीं सामूहिक रूप से किया जाना। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, आंधी, चक्रवात, बादल का फटना इत्यादि आता है। मानव जनित आपदा में आतंकवाद, लूटपाट, अगलगी, युद्ध, धार्मिक या जातीय दंगे आदि मानव आपदाएं हैं। अब आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसमें जीवन संकट में पड़ा रहता है। न केवल जीवन संकट में पड़ता है बल्कि विकास कार्य भी अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा आपदा के जाने से अनेक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जीवन को संकट से बचाने के लिए विकास कार्यों को चालू रखने की अभी आई परेशानियों को दूर करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। जैसे अगर बाढ़ आ गया है तो बाढ़ हटने के बाद चारों तरफ महामारी बीमारी फैल जाएंगे। इसे रोकने के लिए दवा का छिड़काव वगैरह, ब्लीचिंग पाउडर, ये जो भी सफाई, जो बीमार व्यक्ति इनको दवा दारू सब कुछ करना चाहिए। सुनामी क्या है? समुद्र की तलहटी में जब भूकंप आता है
तो समुद्र की सतह पर जल को लहरें लगातार बढ़ती रहती है, जल की सतह लगातार बढ़ती रहती है। समुद्र की तलहटी में जब भूकंप आता है तो समुद्र की स्तर पर जल की लहरें लगातार बढ़ते जाती है, मतलब समुद्र के निचला सतह में हलचल होता है और उस हलचल के कारण पानी में भी उथल पुथल होता है। इसमें कम से कम 100 मीटर की ऊंचाइयों तक पानी उछल जाता है। अकस्मात समुद्र का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है कि तटवर्ती गांव समुद्र में समा जाते हैं। बाढ़ के समय नदी का पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जबकि सुनामी में समुद्र जल अकस्मात काफ़ी ऊंचाई से आता है और तटीय भूमि को बहा ले जाता है। बिहार में अब तक की सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया? तो बिहार में अब तक की सबसे विनाशकारी भूकंप 1934। अनेक भागों में जमीन फट गई थी और उस दरार से काफ़ी बालू जमीन पर फैल गया था। सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए थे, हजारों लोग बेघर हुए थे। कारण था कि भवन घर भी धराशायी हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रायः प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है और भारी तबाही मचाती है। हनुमान नगर में बराज और नदी के दोनों तटों पर बांध बन जाने के कारण कोसी क्षेत्र खुशहाल हो गया, लेकिन 2008 में नेपाल क्षेत्र में इतना पानी बरसा कि वह एकत्र होकर कोसा तटबंध को तोड़कर पानी पूर्वी कोसी क्षेत्र में फैल गया। नदी की अनेक धाराएं बन गई और संपूर्ण क्षेत्र में लोग पराश्रित होकर राहत शिविरों में रहने लगे। इसी कारण कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। कितने जान माल की भी क्षति हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पर। अब क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन क्या है और क्यों आवश्यक है? जनजीवन में आए किसी भी संकट से बचाव से संबंध कार्यों को आपदा प्रबंधन कहते हैं। मतलब आने वाले भविष्य में जो संकट है उसके पहले अगर हम व्यवस्था कर लें कुछ न कुछ, उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन इसलिए आवश्यक है जिससे लोगों के जीवन की रक्षा हो और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। कुप्रभावित लोगों को ठहरने और भोजन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है? देखिए, अंतर जब लिखने के लिए आएगा तो दो भाग में डिवाइड कर दीजिएगा, इधर सुनामी इधर भूकंप लिख करके, और सामने सामने पॉइंट आउट करके दीजिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा और सुंदर भी लगेगा। भूकंप और सुनामी में यह अंतर है कि भूकंप भूमि पर आता है, यहाँ लिखेंगे भूकंप भूमि पर आता है, जबकि सुनामी समुद्र के तलहटी में आता है। इस तरह से पॉइंट दे के लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। और भूमि को इतना कंपन हिला देता है कि बड़े बड़े भवन ध्वस्त होकर धराशायी हो जाते हैं। मलबे में लोग दब जाना खास बात होती है। दूसरी ओर सुनामी में भी भूमि ही कांपती है, किंतु सागर की तलहटी की भूमि कांपती है तो समुद्र लहरों में इतना उछाल आ जाता है कि पानी सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक लेकर तट की ओर बढ़ता है। सैकड़ों किमी क्षेत्र में फैले तटवर्ती और नगरों को बहा ले जाता है। बाढ़ कैसे आती है? बाढ़ आने के अनेक कारण हैं। अकस्मात अधिक वर्षा के कारण एकाएक अधिक पानी बढ़ जाने से नदी में बाढ़ आ जाती है। नदी के पेंदे में बलुआ गाद वर्षों वर्ष से जमा होकर नदी में पानी रखने की क्षमता को कम कर देती है। नतीजा यह होता है, जिसे हम अवसाद कहते हैं, नतीजा यह होता है कि बरसात में अधिक वर्षा होने से उस नदी में बाढ़ आ जाती है। कारण कि जिस गति से पानी बढ़ता है उस गति से पानी आगे नहीं बढ़ पाता। इधर पानी धारण करने की क्षमता समाप्त रहती है, फलतः बाढ़ आ जाती है और तटबंध टूटने लगते हैं और विनाश लीला दिखाने लगता है। तो यहाँ मैंने फिर कहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि सभी नदियों के अवसाद को ख़त्म करे, उसे सफाई करवाए और पूरी तरह से फिर पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बाढ़ आने से हानि की चर्चा करें तो बाढ़ आने से हानि का चर्चा पॉइंट आउट में करिएगा। माल जाल की क्षति, पैदावार की मतलब क्षति, बहुत सारे ऐसे पॉइंट आउट करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें तो ऐसे दे दिया है। बाढ़ से होने वाली अनेक हानियाँ हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, पहला पॉइंट हुआ। कुछ भी नहीं बचता, खेतों में लगी फसल बर्बाद हो जाती है, दूसरा पॉइंट। ऐसे नीचे नीचे करके लिखिएगा, दूसरा पॉइंट हुआ। सड़क टूट जाते हैं, लोग असहाय हो जाते हैं, तीसरा पॉइंट हुआ। बाढ़ और पशुओं को भी बहते देखा गया है। सांप अपने बिलों से निकलकर घरों में प्रवेश कर जाते हैं या ऊंचे स्थानों पर अपना बास खोजने लगता है। मकानों के गिरने से बहने से कारण अनेक लोग आवास विहीन हो जाते हैं। ये सब पॉइंट पॉइंट करके लिखिएगा। बाढ़ के समाप्त होते ही महामारी फैल जाती है, कुआं का पानी दूषित हो जाता है, सरकार का स्वास्थ्य विभाग इसकी देखभाल करता है। तो पॉइंट आउट करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा और अच्छा भी रहेगा।
बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां, इसको भी पॉइंट लिखेंगे। बाढ़ से सुरक्षा हेतु निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए, और पॉइंट दे के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां अनेक है, इनमें एक या दो अथवा सभी उपायों को अपनाया जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले नदी की पेटू में जम चुकी अवसाद की गहराई तक सफाई किया जाना चाहिए, ताकि नदी में जल धारण करने की क्षमता की वृद्धि हो जाए। दूसरा यह कि नदी के दोनों ओर तटों का निर्माण किया जाए, मतलब बांध बनाया जाए। जिस नदी में लगातार प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, उस नदी से यत्र तत्र निकलकर अन्य नदी घाटियों को जोड़ा जाए, और जिससे सालों भर पानी रह सके। अगर हम देखते हैं कि उत्तरी बिहार में मेरा बाढ़ ज़्यादा आता है, तो उत्तरी बिहार से हम ऐसे नदियों को जोड़े कि ताकि दक्षिणी बिहार तक जल परियोजना को ले जाएं, नदी घाटी परियोजना के हिसाब से ले जाएं, और उस क्षेत्र को हम सिंचित भी कर सकते हैं, उस बाढ़ के पानी का हम उपयोग कर सकते हैं। सूखे को परिभाषित करिए। किसी वर्ष मानसून धोखा दे जाता है और वर्षा नहीं हो पाती है। वास्तव में सूखा इसी कारण आता है। जब सूखा आता है तो लहलहाती फसलें नष्ट हो जाती है, और यह भी लाभ दी गई कि तो सूख जाती है। फलतः अन्न की कमी हो जाती है, बाहर से अन्न मंगवाना पड़ता है, महंगाई बढ़ जाती है। फलतः फसल नहीं उगने से चारा भी नहीं बढ़ता, मवेशियों के लिए खाने के लिए भी चारे नहीं बचते हैं। तो सूखा जो है दोनों तरफ से ले जाता है। खेत में नमी खत्म हो जाने के कारण फसलें भी नहीं होती हैं, लेकिन अगर बाढ़ आ जाता है तो एक न एक फसल हो जाता है। लेकिन अगर सूखा पड़ गया तो सभी फसलें नष्ट हो जाती हैं पूरी तरह से, खेत में नमी नहीं रहता है ताकि कोई पैदावार हो सके। इसलिए सरकार को चाहिए कि उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार तक के जोड़े, बाढ़ की स्थिति जो सूखे की स्थिति है उसका निराकरण करे, या फिर पंप सेट वगैरह सरकारी बोरिंग वगैरह लगाए जाए। सूखा के लिए जिम्मेवार कौन कौन कारक हैं? तो सूखा के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी, नहरों और तालाबों की कमी, बिजली की कमी, बोरिंग की व्यवस्था का अभाव। और ये भी तो एक कारण है कि नदी में अवसाद है, अवसाद के कारण पानी रह नहीं पाता है और पानी सब निकल जाता है, फिर सूख जाता है। अगर अवसाद को हटा दें तो ये भी एक कारण है कि हम नदी से भी सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में अन्न को भी उपजाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उपयुक्त कमी के कारण धनी माने लोग कुएं खुदवाना भी छोड़ दिए हैं। अब कुआं तो क्या, अब यहाँ देख रहे हैं कि भूमिगत जल भी कम रहा है। तब भूमिगत जल स्तर जब रहेगा तभी हम खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें वर्षा जल को एकत्रित करना होगा, वन का निर्माण करना होगा। अगर वन रोपेंगे, वन रहेंगे, तभी बादल रुकेंगे, बारिश होगी, और तभी जाकर के नदी नाले भरेंगे और भौम जलस्तर ऊपर आएगा। तो सबसे विकट समस्या है भौम जलस्तर का भी हमारे यहाँ समस्या है। सूखा से बचाव के तरीके, सूखा से बचाव के दो योजनाएं अपनाई गई हैं, दीर्घकालीन और लघुकालीन यानी अल्पकालीन। दीर्घकालीन योजना में नहर, तालाब, कुआं, पईन, आहर का निर्माण किया जाना चाहिए। वही अल्पकालीन में बोरिंग कराकर बिजली पंप द्वारा जल दोहन किया जाता है और सिंचाई की जाती है। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए टैंकों में पानी मंगाना पड़ता है। मैं तमाम चीज़ों के साथ कहता हूं कि अगर नदी में अवसाद को साफ कर दिए जाए तो नदी का जलस्तर बना रहेगा, साथ साथ भौम जलस्तर भी नीचे की तरफ ऊपर आ जाएगा। पानी रुकने से नदी, तालाब, कुएं, पोखर वगैरह जो भरते चले जा रहे हैं उसमें पानी आएगा तो भर के वो भौम जलस्तर ऊपर उठ सकता है। लेकिन आज जहाँ भी देखा जा रहा है सरकारी जमीन लोग हड़प ले रहे हैं, और वहाँ पे पानी जो पुराने समय में जो सरकारी ज़मीन था, वहाँ नदी वगैरह टाइप का बना हुआ था, तालाब या पानी बहने के लिए, उन सब चीज़ों को समाप्त होते जा रहे, लोग भर भर के घर बना रहे हैं। यही बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे जो पोखर आहार हैं भर गए हैं और उसका पानी नहीं है, उसमें भौम जलस्तर कमते जा रहा है। तो सबसे पहले सरकार को ऐसा चाहिए कि नदी तालाबों की पुनः रेखांकित करे, उससे उड़ाही करे, उसमें जल की व्यवस्था करे ताकि वर्षा जल उसमें रुके आकर के, और फिर हम जो पानी के संकट है हम उसे दूर कर सकते हैं। कुआं, नलकूप आदि से पानी प्राप्त करते हैं। यह भूमिगत जल से ही हमें प्राप्त होता है। पहले यह समझा जाता था कि भूमिगत जल का असीमित भंडार है और हम जितना चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सिंचाई के लिए जल का दोहन होने लगा है, वैसे वैसे भूमिगत जल स्तर कमते जा रहा है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि भूमिगत जल स्तर जब कम है तो हमें भूमिगत जल स्तर की
जलस्तर में कुएं, तालाब सब कुछ खुदवाए जाएं और तब उसमें पानी जो वर्षा जल हो गई उसका हम स्टोर करेंगे। घर में भी वर्षा जल को स्टोर करने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे भौम जलस्तर में सुधार आ सके। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पानी पीने के लिए लोग तरसेंगे, तो फिर हमें समुद्र के पानी का सहारा लेना पड़ेगा और वो आसवन विधि करना बहुत कठिन। आज जो बोतल हम 1 लीटर 20 रुपए में खरीदते हैं, हो सकता है कि आने वाले भविष्य में 100 और 500 में पीने के लिए पानी लोग लें, जैसा कि स्थिति अभी देखा जा रहा है। क्वेश्चन है, भूकंप क्या है? भारत को प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित कर देखिए, पृथ्वी के आंतरिक हलचल और प्रक्रियाओं से चट्टानें हिलने लगती है। पृथ्वी के अंदर आंतरिक जो हलचल होता है और उस प्रक्रिया से चट्टानें हिलने लगती हैं, जो जमीन कांपने लगता है, इसे ही हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है भूकंप के केंद्र एवं अधिक केंद्र के बीच क्या अंतर है? भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन आरंभ होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहां कंपन शुरू होता है उसके भूकंप केंद्र कहते हैं या भूकंप का केंद्र कहते हैं। ठीक इसी के विपरीत भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसे भूकंप का अधिक केंद्र। नीचे जो धरती के अंदर जहां कंपन करता है उसके भूकेंद्र कहते हैं, उसे हम कहते हैं भूकंप का केंद्र। और ऊपरी स्थल पर जो हमें दिखाई पड़ता है उसे भूकंप का अधिक केंद्र कहते हैं, जहां से शुरू होता है। भूकंपीय तरंगों से क्या समझते हैं? जब पृथ्वी के अंदर आंतरिक तरंगों के कारण भूपटल कंपन करने लगता है तो वैसी स्थिति को भूकंप कहते हैं। प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, दीर्घ तरंग। प्राथमिक तरंग को P और द्वितीयक तरंग को S और दीर्घ तरंग को L कहते हैं, लॉन्ग। सुनामी और भूकंप के बीच अंतर। जब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी का स्थलीय भाग कंपन करने लगता है उसे भूकंप कहते हैं। ठीक इसी के प्रक्रिया को समुद्र में ऊंची लहरें, समुद्र के तल पर जब हलचल होता है तो समुद्र की लहरें ऊपर उठते चलती है जो सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक चली जाती है। इस अवस्था में भूमि पर अवस्थित भवन, पेड़ पौधे सभी आदि सब नष्ट हो जाते हैं, इसे हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी से बचाव के लिए लिखा है, सुनामी से बचाव के लिए उपाय बताएं। सुनामी से बचाव के उपाय हैं, समुद्र में प्लेटफॉर्म बनाए जाएं जैसा मुंबई हाई में बना हुआ है। तटबंध वहाँ बनाए जाएं जहां तट पर कोई नगर बस्ती हो। समुद्र के किनारे मैंग्रोव झाड़ियाँ विकसित किए जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तूफान आता है, समुद्री तूफान, तो मैंग्रोव झाड़ियों के सहारे उसके तीव्रता को रोकी जा सकती है, क्योंकि कहीं एक ही जगह से उसका मेन केंद्र होगा, वहां से हलचल उठेगा, कई सैकड़ों मील जाते जाते वो कम होगा। तो अगर मैंग्रोव वन लगाए जाएंगे तो उसमें अवरोध उत्पन्न होगा और साथ साथ अगर जान माल की क्षति हो रही है तो कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ा तो मैंग्रोव जो वन झाड़ी लगा उसे पकड़ के अपनी जान बचा सकता है। ऐसा तो नहीं कि बच ही पाएगा, लेकिन कुछ न कुछ उसके गतियों में अवरोध उत्पन्न होगा। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से क्या समझते हैं? किसी भी प्रकार की आपदा से जीवन की रक्षा करना जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। किसी भी प्रकार के आपदा से निपटने के लिए जीवन रक्षक व्यवस्था करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आगत आपदा मतलब आए हुए आपदा से बचाव करना होता है। आकस्मिक प्रबंधन किसी भी संस्था की सफलता की कसौटी नहीं है, क्योंकि ये कब कहाँ कैसे आएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए इसका प्रयास सभी को करना चाहिए, सभी लोगों के मदद से इससे निपटा जा सकता है। भूकंप और सुनामी के आकस्मिक प्रबंधन। भूकंप और सुनामी दोनों स्थितियों में बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाना चाहिए। सर्वप्रथम राहत कैंपों की व्यवस्था होनी चाहिए जहां इन्हें बचा के रखा जा सके। वहां ठहरने, खाने पीने, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। भूकंप में मलबे में दबे हुए लोगों को निकालना चाहिए, जबकि सुनामी में बह लोगों को बचाना पड़ता है और उसे बचे हुए लोगों को खोजना पड़ता है। वो नारियल के पेड़ों में भी फंसे हुए कितने लोग चढ़ जाते हैं, उस पर वृक्ष पर लटके रहते हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। और इसके सबसे बेहतर है कि मैंग्रोव वन झाड़ियां लगाई जाएं ताकि उनकी कुछ सुरक्षा हो, तट बनाए जाएं। ये सब प्रबंध बहुत आवश्यक है।
आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित ऐसे पॉइंट देके निम्नलिखित प्रबंध करना चाहिए। सर्वप्रथम अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। इसके बाद अग्निशामक यंत्र नंबर 2, अग्निशामक यंत्र आने तक निकट रखे बालू, कुएं, तालाबों से पानी निकालकर आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए ताकि अधिक न फैले। फंसे लोगों को उसे बाहर निकालना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जो लोग जल चुके हैं उसे जले भाग पर ठंडा पानी डालना तथा बर्फ से सहलाना चाहिए। तत्पश्चात बर्नॉल या लेप लगाना चाहिए और अधिक जले लोगों को यथाशीघ्र निकटवर्ती अस्पताल तक उसे पहुंचाना अति आवश्यक है। तो इस पॉइंट को अगर पॉइंट लिखेंगे, आग लगने की स्थिति में प्रबंधन निम्नलिखित है, 1 2 3 4 पॉइंट देख लेंगे तो अति 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 सुंदर होगा, अति उत्तम होगा। चलिए, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के क्या कारण है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कुछ कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर है केबल का टूटना। दूसरा है बिजली आपूर्ति का बाधित होना। तीसरा है संचार भवनों के ध्वस्त होने से संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त होना, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त होना। अब है रेडियो संचार क्या है? रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों तक भेजा जाता है। रेडियो तरंगे की 3 फ्रीक्वेंसियां होती हैं, निम्न यानी लो, उच्च माने हाई तथा अत्यधिक उच्च। रेडियोग्राही की किसी विशेष फ्रीक्वेंसी पर रखकर इच्छित संकेत प्राप्त किया जा सकता है। यदि अधिक दूरी से संपर्क स्थापित करना हो तो उच्च फ्रीक्वेंसी की तरंग का उपयोग करना जाता है। दूर भेजना हो तब। बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी की तरंगों का उपयोग कम दूरी के लिए होता है, जो 5 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक के लिए किया जाता है। अत्यधिक फ्रीक्वेंसी के बड़े बैंडों का उपयोग हाथ वाला वायरलेस कहा जाता है। वॉकी टॉकी बिना तार के संबंधों का ही उपयोग किया जाता है। रेडियो और हेम रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमेच्योर रेडियो और हेम रेडियो एक ही होता है। इसके लिए आधारीय इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हेम रेडियो में जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी की तरंगें का उपयोग होता है, लेकिन इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसका नियंत्रण भारत संचार मंत्रालय के अधीन बेतार आयोजन एवं समन्वय स्कंद द्वारा किया जाता है। इसमें तार नहीं होता है हेम रेडियो में। निर्धारित नियमों का पालन के अनुसार इन फ्रीक्वेंसियों का उपयोग केवल अनुसंधान कार्यों, शिक्षा प्रचार या व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए निर्मित होता है। एमेच्योर का अर्थ ही होता है गैर व्यापारिक। मेच्योर नहीं, मेच्योर माने वयस्क, और अमेच्योर मतलब हम उसको कह सकते हैं कि तैयार नहीं, यानी ये गैर व्यापारिक है। सरकारी संस्थान में उपयोग किए जाएंगे। इमरजेंसी गैर व्यापारिक उपयोग के लिए रेडियो दूरसंचार का उपयोग होता है। इसे चलाने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति बैटरी या जनरेटर द्वारा की जाती है। मेच्योर या हेम रेडियो का उपयोग अधिकतर आपातकाल में होता है, जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप, सुनामी या कहीं भेजना हो तो। भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए पॉइंट दिए गए हैं, आप अपने से भी बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। सबसे अच्छा पहला नंबर है भवन को आयताकार बनाया जाए और नक्शा साधारण हो। बिना नक्शे का घर नहीं बनाना चाहिए। नक्शा के आधार पर इंजीनियर से बनवाइए और उसमें पिलर वगैरह देना है, या उसको फिर डोर लिंटर बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं, इन सब की मरम्मती अच्छे रॉड से करना चाहिए। अच्छा छड़ सीमेंट का उपयोग करें जिससे घरों में मजबूती आए। वहाँ के ज़मीन को जानकारी लेना चाहिए कि कितनी दलदली है या कितना मीटर पर क्या है। लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए कंक्रीट कलम बने होने चाहिए। अगर दीवार लंबा है तो जिसको हम पिलर कहते हैं वो देना चाहिए। नींव मजबूत भूकंप रोधी होना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति में भूकंप रोधी होना चाहिए। दरवाजे पर भी डोर लिंटर देंगे, खिड़की पर भी देंगे, और मोटे मोटे छड़ों से और मजबूती से कंक्रीट, बढ़िया कंक्रीट 5/8 का हो तो मिला करके, और इस तरह से घर को इंजीनियर की सलाह से बनाना चाहिए, क्योंकि घर बार बार नहीं बनाए जाते हैं।
सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार पर प्रायः यह सुनामी की लहरें आती है तो सुनामी वाले क्षेत्रों में आशंका है कि वह गृह निर्माण तट से दूर ऊंचे स्थानों पर बनाए जाएं। सुनामी आशंकित क्षेत्रों में ऐसे मकान बनवाए जाए जो भूकंप एवं सुनामी लहरों के प्रभाव को कम कर सकते हों। सुनामी की आशंका वाले तटीय क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों पर और तट से कम 100 मीटर की दूरी पर, तो तट से कम 100 मीटर की दूरी पर आपको बनाना चाहिए घर। देखिए, भूस्खलन मतलब जमीन जहाँ ढहता हो। पहाड़ी क्षेत्र में जमीन का ढलान तेजी से हो जाता है और बाढ़ आता है और सब पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो कहता है भूस्खलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं का सामना हम कैसे करेंगे? तो भूस्खलन जैसे प्राकृतिक विभीषिका का सामना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप भवन को नींव रखनी चाहिए। फिर नीचे 1 2 3 4 नीचे करके लिखेंगे। नंबर 2, ढलुआ जमीन पर मकानों का हरगिज नहीं बनवाना चाहिए। वनस्पति विहीन ढालों पर वृक्षों की सघन रोपण। वृक्ष अगर ढाल सघन रूप से रोपे जाएंगे ढलान की जगह पर तो पानी के साथ मिट्टी नहीं बहेगा। और घास लगाना चाहिए। सड़कों एवं नहरों की सिंचाई व्यवस्था के क्रम में इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृतिक जल की निकासी रुके नहीं। भूस्खलन रोकने के लिए पुख्ता दीवारों का निर्माण कराया जाना चाहिए। वर्षा जल और झरनों के प्रवेश सहित भूस्खलन के संचलन पर काबू पाने के लिए समतल जल निकासी नियंत्रण केंद्र बनवाना चाहिए। भूस्खलन आशंकित क्षेत्रों में जमीन पर न्यूनतम 1 इंच की गहराई तक घास लकड़ी पट्टी वगैरह वगैरह पेड़ का छाल वगैरह डाल देना चाहिए और बिछा देने से वो उसका रुकावट हो जाता है। इन उपायों के अलावा खड़ी ढालों पर बने मकान के मालिक कुछ स्थितियों में ऐसी अवरोध या जल ग्रहण क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ऐसे उपाय से छोटे छोटे भूस्खलन को रोका जा सकता है। खास तौर पर पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रहेंगे तो भूस्खलन कम होगा। और घास वगैरह लगा देना चाहिए। 1 से 1.5 इंच 2 इंच दूब वगैरह जो होता है नीचे वो ज़मीन को पकड़े रहेगा, ढहाने नहीं देगा। अब बाढ़ का है। वर्षों वर्ष के अनुभव से यह पता लगाया गया कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आ सकता है। मकान के ऊपर ही मकान ऊपर ही बनाया जाना चाहिए, न कि बाढ़ग्रसित क्षेत्र में बनाएंगे तो डूब ही जाएगा। फिर भी बाढ़ से राहत पाने के लिए बाढ़ नियंत्रण मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए और संभव हो सके क्षेत्र में मकान नहीं बनवाया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में कभी विकास योजना की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बाढ़ से बचाव का निर्धारित किया जाना चाहिए। मकान के चारों ओर नींव के पास बालू से भरी बोरियां रखनी चाहिए जिससे कि बाढ़ से उसको तोड़े न, क्षति न पहुंचाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों का विकास हो, इससे बाढ़ की विभिन्नता निश्चित रूप से कम होगी। वृक्षों में अपरदन भी रुक जाएगी, पशुओं का चारा मिलता रहेगा तथा निकटवर्ती कुछ जलावन की लकड़ियाँ भी मिलेगी। नदियों के दोनों तटों पर बांध बने। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी मार्ग बांध बनाकर पृष्ठ पर जलाशय की स्थापना की जाए और इससे अनेक लाभ हो। जैसा कैसे बोले कि उत्तर बिहार में पानी ज़्यादा आता है तो उसे दक्षिणी बिहार में पानी ला करके हम उसकी प्रभाव को कम कर सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों का एक साथ जोड़ दिया जाए। हाँ बिल्कुल, रिंग बांध भी बनाकर रोक सकते हैं। बाढ़ रोकने के लिए सरकार द्वारा अधिकतर उपाय हैं, त्वरित, अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय। तो इन उपायों को अपनाना चाहिए और बाढ़ को रोकना चाहिए। बिहार में वनों के अभाव के कारण बताइए। तो बिहार में वन के अभाव के कारण है, पहला बिहार से झारखंड का अलग हो जाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाग चला गया झारखंड में वन वृक्ष वाले। जो वन बच गए हैं उन्हें उसके संरक्षण पर ध्यान देना। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनुत्पादन के लिए जमीन हेतु वनों की कटाई पर रोक। आज जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए वन को सफाई करके खेती वगैरह किए जा रहे हैं, इस पर सख्त नियम बनाना चाहिए। सड़कों की चौड़ीकरण तथा रियायती मकानों को बनाने हेतु पेड़ पौधों की कटाई। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था चिपको आंदोलन, वहाँ पेड़ काटने से रोके गए थे। आज देखिए वहाँ बहुत सारे दुष्परिणाम भी उसके निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की मतलब जाति के कारण हुआ। तो सड़कों का निर्माण कराए जाते हैं जहाँ अगर 2 पेड़ काटे जाते हैं तो वह 10 पेड़ लगाए जाएँ आसपास में, ताकि उनसे उनका जो भी पर्यावरण संतुलन का काम है वो लगातार चलता रहे। देखिए बिहार में कृषि की समस्या क्या क्या है। तो सबसे पहले है, अगर हम इसमें से हट के पहले बता दूं, सबसे पहले उत्तम बीज का अभाव है हमारे यहाँ। पुराने किस्म के बीज खेत में डाले जाते हैं, उससे पैदावार कम होते हैं। तो उत्तम बीज का अभाव है। खाद, उत्तम प्रकार के उर्वरक का अभाव है। कीटनाशक दवा भी सही रूप से नहीं मिल पाता है। खेत छोटे छोटे टुकड़े में बंटे हो, सो एक चकबंदी के द्वारा एक किया जाना चाहिए। उपविभाजन रूप खंडन को रोकना चाहिए। सिंचाई का व्यवस्था करना चाहिए। पूंजी की व्यवस्था करना चाहिए। इन सारी समस्याओं का निदान करके हम खेती में पैदावार को बढ़ा सकते हैं।
भूमि प्रदूषण क्या है? तो मिट्टी के स्तर पर अवांछनीय तत्वों का, कचड़े फचड़े का मिल जाना, जानवरों के मरे हुए मृत शरीर को छोड़ देना, हड्डियों को फेंक देना, गंदगी फैलाना, ये सब मृदा प्रदूषण है। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो पहला है, विभिन्न स्थानों पर कूड़े कचरे फैलने से रोकना चाहिए और उसे एक जगह पर रखना चाहिए। उन एकत्र कचरों को नीचे भूमि में उगा करने के लिए घेराव बढ़ाव कर देना चाहिए या तो उसे हटाने का व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्टों में मृदा गुणवत्ता को कुप्रभाव प्रभावित, जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उससे पानी, कचड़े जो भी कुछ भी निकलते हैं, उन कचरों का निष्पादन एक नियम के पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो उससे भी ज़्यादा मात्रा में भूमि प्रदूषण हो रहा है। अपशिष्ट या परिशोधन या उदारीकरण के अतिरिक्त इनका अन्य मृदा प्रबंधन के करना बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करें कि कम से कम कीटनाशक दवा, उर्वरक का उपयोग करें, जिससे कि मृदा प्रदूषण रोका जा सके और कचरे फचरे को सबको हटा कर, इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप आउट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। 21 डिग्री से 24 डिग्री तक तापमान चाहिए। पकने के समय 27 डिग्री का तापमान चाहिए। धान की अच्छी फसल के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी अति आवश्यक है, वरना चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी में भी धान का उत्पादन किया जा सकता है। धान के बिचड़े को हाथ से ही रोपे जाते हैं और कटनी हाथ से ही होती है, अतः मानव श्रम की अधिकता इसमें पड़ती है। भारत में कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है। क्यों? तो चूंकि भारत में कपास का आयात और निर्यात दोनों इसलिए करता है क्योंकि यहाँ छोटे और मोटे रेशे वाले निम्न कोटि के कपास उत्पादन किए जाते हैं। ऐसे कपास से महीन सूत वस्त्र तैयार नहीं हो सकते, इसलिए भारत छोटे रेशे वाले कपास का निर्यात करता है और बड़े लंबे रेशे वाले कपास का आयात करता है। भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश इसलिए है क्योंकि यहाँ उच्च कोटि की चाय उत्पादन की जाती है। उच्च कोटि की चाय उत्पादन क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल निर्यात के लिए कलकत्ता बंदरगाह की सुविधा भी उपलब्ध है बगल में, जो इन क्षेत्रों के अत्यंत निकट है। अच्छी किस्म के कारण विश्व भर में भारत की चाय की मांग है। अच्छी किस्म की चाय निर्यात कर दी जाती है और घरेलू खपत के लिए निम्न कोटि की चाय, मतलब हम लोग जो पीते हैं वो निम्न कोटि की चाय है भैया। उच्च कोटि की चाय सब ऐसे भी है कि उत्पादन करने वाले लोग निम्न कोटि के ही खाते पीते हैं। चलिए 1965, ये हरित क्रांति क्या है? 1965 में, यानी 60 के दशकों में, इसको हम 60 के दशक भी कह सकते हैं, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध जारी था। ठीक इसी समय अमेरिका ने भारत को गेहूं भेजने से इनकार कर दिया, जिसे नेहरू जी के जमाने से ही देते आ रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने जवानों के साथ किसानों का भी जय जवान और जय किसान का नारा दिया और उत्तम खाद, बीज, उर्वरक, सिंचाई के साधन इत्यादि की व्यवस्था करके अधिक से अधिक अन्न उत्पादन किया और गेहूं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई, बहुत अधिक वृद्धि हुई। इस तरह से हम दूसरे देश को निर्यात भी करने लगे। शास्त्री जी ने इसे क्रांतिकारी रूप में कदम समझा और हरित क्रांति की संज्ञा दे दी। नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देशीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे नंबर 1, सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। नंबर 2, बिजली बनाई जाती है। नंबर 3, बाढ़ की रोकथाम की जाती है। नंबर 4, मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। दूसरे, यहाँ मछली भी पालन किया जाता है। तीसरा अगला पॉइंट है, नहर निर्माण में यातायात की सुविधा बढ़ाई जाती है। अगला पॉइंट है, उसे देखने पर्यटक आते हैं, जिसमें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। अंतिम, पर्यटन नौकायान का भी मजा लेते हैं। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट आउट करेंगे तो बड़ी सुंदर से सुंदर आंसर आपको नंबर की तरफ आगे बढ़ेंगे।